स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पीवीटीजी 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं। 2. स्थिर या घटती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है। 3. देश में अब तक आधिकारिक तौर पर 95 पीवीटीजी अधिसूचित हैं। 4. इरुलर और कोंडा रेड्डी जनजातियां पीवीटीजीज की सूची में शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4 या डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया। यह 24,000 करोड़ रुपए की योजना है जिसे जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर झारखंड में लॉन्च किया गया। बता दें कि पीवीटीजीज का मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है जिन्हें जनजातीय समुदायों में सबसे अधिक वंचित और हाशिए पे रखा हुआ माना जाता है। इसका गठन ढेबर आयोग 1960 से 61 की रिपोर्ट के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ऐसे समूहों की पहचान निम्नलिखित एक या अधिक विशेषताओं से की जाती है। प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन, एक घटती या स्थिर जनसंख्या। अतः कथन 2 सही है। कुल 75 जनजातीय समूहों को गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। पीवीटीजीज 18 राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। अतः कथन 1 सही है। पीवीटीजीज की सूची में तेलंगाना के खम्मम जिले के कोंडा रेड्डी तथा तमिलनाडु के इरुलार जनजातियों को शामिल किया गया है। अतः कथन 4 भी सही है। भारत सरकार और राज्य सरकारों की कई योजनाओं के अलावा पीवीटीजी जनसंख्या को भी लाभान्वित किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से पीवीटीजी आबादी के लिए विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों का विकास पीवीटीजी नाम की योजना संचालित करता है। अतः विकल्प सी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। नीपर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। 2. यह रूस, यूक्रेन और बेलारूस से होकर बहती है। 3. यह भूमध्य सागर में गिरती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प है केवल 1, सिर्फ 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रूस ने घोषणा की कि उसकी सेना ने नीपर नदी के पूर्वी तट पर पुल बनाने के लिए यूक्रेनी प्रयास को विफल कर दिया है। नीपर नदी का उद्गम मॉस्को के वाल्डे हिल्स से होता है। यह यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है, वोल्गा, डेन्यूब और यूराल के बाद। अतः कथन 1 गलत है। यह मॉस्को के पश्चिम में निचले वाल्डे हिल्स से निकलकर रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहने के बाद काला सागर में गिरती है। अतः कथन 2 सही है जबकि कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है, एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक बाह्य वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। 2. इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में इजराइल ने पुष्टि की कि उसने ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के खिलाफ अपने अत्याधुनिक एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया था। एरो 3 इंटरसेप्टर दुनिया की सबसे उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है। यह एक बाह्य वायुमंडलीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अतः कथन 1 सही है। इसे विशेष रूप से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली को ईरान द्वारा हमले के खतरे को रोकने के लिए इजरायली मिसाइल रक्षा संगठन और अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के सहयोग से बनाया गया है। अतः कथन 2 गलत है। एरो 3 कथित तौर पर एरो 2 की तुलना में अधिक गति और अधिक ऊंचाई पर संचालित होती है। यह छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए 2 चरण वाले ठोस ईंधन वाले इंटरसेप्टर का उपयोग करती है। इसमें एक हेलांचर, रडार और युद्ध प्रबंधन प्रणाली शामिल है।
यह 2400 किलोमीटर की रेंज में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर खतरों को रोक सकती है। इसमें प्रारंभिक चेतावनी और अग्नि नियंत्रण रडार का उपयोग किया गया है, जो हिट टू किल तकनीक पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह बिहार क्षेत्र के रहने वाले एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। 2. उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरदस्ती जमीन हड़पने के खिलाफ विद्रोह किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और समुदाय के लिए एक कल्याण योजना की शुरुआत की। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से आने वाले एक लोकनायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म वर्ष 1875 में हुआ था और इन्हें अक्सर धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार और झारखंड बेल्ट में एक भारतीय ब्रिटिश जनजातीय जन आंदोलन का नेतृत्व किया, अतः कथन एक सही है। इन्होंने आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार के जबरदस्ती जमीन हड़पने के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया, अतः कथन दो सही है। इन्होंने जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की प्रतिक्रिया स्वरूप 1894 में अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान विद्रोह की घोषणा की। 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। आदिवासियों के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध इनके संघर्ष के कारण ही वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसने आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया। बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार द्वारा 2021 में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रस्तावित कंटेनर बंदरगाह वधावन बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ए. गुजरात, बी. तमिलनाडु, सी. केरल, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प डी. महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबर के मुताबिक वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 76,220 करोड़ के बंदरगाह के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह महाराष्ट्र के वधावन में प्रस्तावित कंटेनर बंदरगाह परियोजना है, जो दुनिया के पहले 10 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा, अतः विकल्प डी सही है। इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। नए बंदरगाह में तट के करीब लगभग 20 मीटर का प्राकृतिक ड्राफ्ट है, जिससे बड़े जहाजों के ठहर सकने की संभावना अधिक है। इसे लगभग 254 मिलियन टन कार्गो को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण पर्यावरण संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखकर एक ग्रीन पोर्ट के रूप में किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संभाले जाने वाले कुल कंटेनरों का लगभग 55% संभालता है। यह नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अरब सागर पर स्थित इस बंदरगाह को नहावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, अतः विकल्प डी सही है। इसके निर्माण से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के कार्यभार में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2010 में विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव यानी GTI के तहत लॉन्च किया गया था। 2. भारत इस पहल का हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम यानी GTRP 2.0 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। GTRP को 2010 में विश्व बैंक द्वारा जंगली बाघों को बचाने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया था, अतः कथन एक सही है। इसका मकसद जंगली बाघों की तेजी से गिरावट को रोकने और 2022 तक उनकी संख्या को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना था। इसने वैश्विक लक्ष्य के अनुरूप जंगली बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल विषयगत कार्यवाहियां निर्धारित की। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में 13 देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। इस प्रकार कथन दो भी सही है, अतः दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, शहरों के लिए आईना डैशबोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स का एक मजबूत डेटाबेस बनाना है। 2. यह नीति आयोग की एक पहल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को लाइव किया गया। आईना डैशबोर्ड समान रूप से स्थित शहरी स्थानीय निकायों यानी यूएलबी की तुलना करने और यूएलबी के बीच सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। यह डैशबोर्ड संभावनाओं और सुधार के क्षेत्रों को इंगित करके यूएलबी को प्रेरित करेगा और उन्हें सीखने और अग्रणी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स का एक मजबूत डेटाबेस बनाना है। अतः कथन 1 सही है। इसे सभी हितधारकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और डैशबोर्ड में पर्याप्त डेटा संकलित हो जाने पर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। डैशबोर्ड यूएलबी द्वारा प्रस्तुत डेटा को 5 व्यापक स्तंभों के संकेतकों के आधार पर प्रस्तुत करेगा। राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, वित्त, योजना, नागरिक केंद्रित शासन और बुनियादी सेवाओं का वितरण। इसका नोडल मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली वनस्पति प्रजाति रेड सैंडर्स की आयुसीएन स्थिति क्या है? ए एंडेंजर्ड, बी लीस्ट कंसर्न, सी नियर थ्रेटेंड या डी वल्नरेबल। सही उत्तर है विकल्प ए एंडेंजर्ड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत को लुप्तप्राय प्रजातियों में साइट्स के तहत रेड सैंडर्स के लिए महत्वपूर्ण व्यापार की प्रक्रिया से हटा दिया गया है। रेड सैंडर्स एक वनस्पति प्रजाति है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के जंगलों के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए स्थानिक है। यह आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म व शुष्क जलवायु वाली चट्टानी, निम्नीकृत और परती भूमि में उगती है। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जंगली जानवरों और पौधों की कुछ प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना साल 1975 में की गई थी। रेड सैंडर्स की आयुसीएन स्थिति एंडेंजर्ड है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पुर्तगालियों ने केवल गोवा से सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। 2. सोने और चांदी के सिक्कों पर सेंट थॉमस की बैठी हुई या खड़ी हुई आकृति बनी हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में उत्तरी गोवा के नानोदा बम्बर गांव में एक किसान को मिट्टी में दबे एक बर्तन में 832 तांबे के सिक्के मिले, जिनके बारे में माना जा रहा है कि इन्हें 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास गोवा में ढाला गया होगा, जब यह पुर्तगाली शासन के अधीन था। पुर्तगाली लोगों ने गोवा से सोने, तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए थे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। सोने के सिक्कों को क्रूजाडो या मैनुअल कहा जाता था और ये पैगोडा या ऑनर्स के समान आकार, मूल्य और वजन में जारी किए जाते थे। सोने और चांदी के सिक्कों पर सेंट थॉमस की बैठी हुई या खड़ी आकृति थी। सिक्कों के एक तरफ एस और टी अक्षर थे, जबकि दूसरी तरफ पुर्तगाल के राजा के शुरुआती अक्षरों के साथ ताज पहनाया हुआ हाथ था। अतः कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में साइरिडोडैक्टाइलस वेरेंटेंसिस नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज निम्नलिखित में कहाँ की गई? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।